एपिसोड की शुरुआत में फिर से क्ल्यू क्लिप दिखाई जाती है जहां पर फिर से जिमिन फ़ोन बूथ के अंदर था और इस वक्त उसके हाथ पर एक स्लिप थी जिसमें कि एड्रेस लिखा हुआ था। तभी उसे बातें याद आती है कि तुम्हें उसे बचाना होगा और वो एड्रेस और कहीं का नहीं, शुगा की मॉम के पियानो एकेडमी का था और वह आदमी उससे बोलता है तुम्हें उसे सेव करना ही होगा। जिस पर जिमिन कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम भी मुझे बचाओगे? जो कुछ पास्ट में हुआ था, जो कुछ बीत चुका है उससे मुझे बचा पाओगे? और ये कहकर वो अपने बचपन की यादों में चले जाता है कि कैसे उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे थे। वहीं ये सारी बातें याद करते हुए ही वह पुलिस को कॉल कर कर बोलता है कि पियानो अकेडमी में काफ़ी तेज़ आग लगने वाली है, प्लीज़ बचा लो। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जिमिन को किसी ने पहले ही वार्न कर दिया था और उसे बचाने के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद भी ये हादसा हो गया। उसके बाद ये क्ल्यू क्लिप यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर होता है हमारा एपिसोड शुरू जहाँ पर वी आरएम से बात कर रहा था और वो जिमिन के बारे में ही बात कर रहा था कि वो क्या करे। और उसे याद आता है कि कैसे जिमिन खुद से ही पागलों की तरह बात किए जा रहा था और वो बोलता है कि छुट्टियों के बाद से ही जिमिन ने दूसरे स्कूल का दोस्त बनाया और तब से ही वो ये इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं इस चीज़ से काफ़ी डर गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर आर्यन उसे कहता है कि इस बारे में अभी किसी को भी मत बताना, ठीक है? जिस पर वी कहता है ठीक है। तभी आर्यन अचानक से ही खांसने लगता है जिस पर वो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। जिस पर आर्यन दूसरे साइड से थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें वी दिखाया जाता है जो कि उसके लिए मेडिसिन लेकर वहीं डोम पर आ रहा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर से 2-3 एकदम एक्सपेंसिव कार्स जा रही हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर बिना कुछ भी सोचे जल्दी से उस डोम के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि आरम की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और वह उसे मेडिसिन देने लगता है। जैसे ही आरम मेडिसिन खाता है तो वी उसे देखता है और बोलता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिस पर आर्यन कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दवाई से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। जो सुनकर वी उसे देखता है और बोलता है तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तेज़ फीवर है, मुझे नहीं लगता। लेकिन आर्यन उसे बोल देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो और शायद तुम्हें अब यहाँ से घर जाना चाहिए, अब मैं कुछ देर रेस्ट करूँगा। सुनकर वी उसे देखता है और फिर आर्यन वहाँ पर लेट जाता है। तभी आर्यन मुझसे दोबारा बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर वी उसे देखता है और बोलता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे सबसे पहले कॉल करोगे। जिस पर आर्यन कहता है ठीक है, लेकिन जाने से पहले लाइट ऑफ कर देना प्लीज़। जो सुनकर वी बिना कुछ कहे उसे देखता है और वो बोलता है कि मैंने अभी बाहर बहुत सी कारों को यहाँ से जाते हुए देखा, वो सब क्या था? जिस पर आर्यन बस अपना सर हिला देता है। जो सुनकर वी बोला अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और अगर ज़्यादा ख़राब और होगी तो मुझे कॉल कर देना। जिस पर आर्यन उसे ओके में जवाब देता है और वी उसे बोलता है ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वह बेड से उठता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर भी वह एक नज़र मुड़कर वापस उसे ज़रूर देखता है क्योंकि उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। लेकिन वह फिर भी वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले रूम की लाइट ऑफ कर देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है आर्यन अब अकेला था, लेकिन उसकी तबीयत और ख़राब हो रही थी और अभी इस वक्त उसे सबकी बातें याद आ रही थी कि उसकी मॉम ने बोला था कि क्या तुम्हारे फ्रेंड के डैड अब हमारी हेल्प नहीं कर सकते रीडेवलपमेंट केस में, और उसके बड़े भाई ने जो बोला था कि तुम्हारा ऑर्फन दोस्त एक नंबर का झूठा है। दूसरी जगह जिनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने घर पर आ रहा था, वहीं घर के अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की उसके डैड के साथ मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक से ही उसे वहाँ देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और उसके डैड अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को उल्टा कर रख देते हैं, जैसे कि वो लोग उसे वो सब दिखाना नहीं चाहते हो। तभी उसके डैड पूछते हैं कि तुम इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर जिन बताता है कि उसकी बाईसाइकिल का टायर पंचर हो चुका है। जो सुनकर असिस्टेंट जल्दी से उठते हैं और बोलते हैं हाँ, पंप मैं तुम्हें देता हूँ, चलो चलते हैं। और ये कहकर वो चोंगजुन को इशारा करके वहाँ से चले जाते हैं।
इस वक्त चोंगजुन कुछ सोच रहे थे, लेकिन फिर वो लोग दोबारा डिस्कस करने लगते हैं। वहीं जिन और असिस्टेंट बाहर आ जाते हैं और असिस्टेंट उसे बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से अब अपार्टमेंट में वापस चले जाओ। जो सुनकर जिन रुकता है और अंदर की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब रीडेवलपमेंट की वजह से चल रहा है ना, उसी की बातें अंदर हो रही है ना। ये सब लोग यहाँ रीडेवलपमेंट के बारे में ही बात करने आए हैं ना। जिस पर असिस्टेंट कहता है, तो क्या क्या तुम इसमें कुछ कर सकते हो? यहाँ पर बड़े लोगों की बातों में क्या तुम कुछ बोल सकते हो? नहीं ना। फिर वो उसकी तरफ घूमते हैं और बोलते हैं, क्या तुम कुछ करने का सोच भी रहे हो, लेकिन इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जाकर तुम अपने दोस्तों को पहले ही ये बता दो कि रीडेवलपमेंट होने वाला है, ताकि उन लोगों को वहाँ से मूव आउट करने का टाइम मिले। जिस पर जिन कहता है, क्या बताऊँ मैं उन्हें कि मेरे फादर ने उनसे जितनी सारी चीज़ें बोली थी वो सब झूठ थी, वो स्टार्टिंग से सिर्फ झूठ ही बोल रहे थे। जो सुनकर असिस्टेंट उसे बोलते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ये सब तुम्हारे डैड का बिजनेस है और इन सब में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, और तुम अपने दोस्तों को ये साफ सीधे बता दो और वो लोग समझ जाएंगे। जिस पर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती है, लेकिन फिर असिस्टेंट उसे वहाँ से जाने का बोलकर खुद भी चले जाते हैं। इस वक्त जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान था और काफ़ी परेशान भी कि वो ये सब कैसे बताए। दूसरी तरफ डोम में आरएम सोया हुआ था, तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और ज़ोर ज़ोर से उसे चिल्लाकर बुलाने लगता है। यह और कोई नहीं, उसका वही बूढ़ा बॉस होता है जो कि उससे काम करवाता है। इस वक्त वो गुस्सा कर रहा था, आरएम जल्दी दरवाज़ा खोलो, तुम लड़के तुम अंदर ही हो ना, तुम खोल क्यों नहीं रहे हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? तुम फिर से मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। वहीं आरएम बड़ी मुश्किल से उठ रहा था, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके उठता है और जाकर लाइट ऑन करता है और फिर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, तो वह आदमी गुस्से से अंदर आता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि दरवाज़ा खुलने में इतना टाइम लगता है क्या? जल्दी नहीं खोल सकते हो? क्या तुम सोए हुए थे? ये कहते हुए वो अंदर चल के आता है। वहीं आरएम साइड में खड़ा हो जाता है और वो आदमी उसे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम बीमार हो? जिस पर आरएम कहता है, नहीं बस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है। जिस पर वह आदमी और कुछ नहीं बोलता और एक गहरी सांस लेता है, फिर बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम लोग यहाँ से कब तक जाने वाले हो? जैसे ही उन्होंने ये बोला, तो आर्यन उन्हें हैरानी से देखने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है, मैं शायद ये जगह बेच दूँ। जो सुनकर आर्यन हैरान हो जाता है और बोलता है, बेचना क्यों? आप इस जगह को क्यों बेच रहे हो? जिस पर वह आदमी धीरे से टेबल के पास जाता है और बोलता है, ये ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जितने भी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे उन सबको पैसा मिल रहा है और वो सभी लोग पैसा लेकर इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रीडेवलपमेंट हो रहा है। और ये कहते हुए वहाँ पे रखी कोक पीने लगते हैं और बोलते हैं, ये जगह बर्बाद हो जाए इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं इसके कुछ पैसे लेकर यहाँ से चले जाऊँ, क्योंकि वो लोग इस जगह को रीडेवलपमेंट के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं। मैं कितना ही अपोज़ क्यों ना कर लूँ, लेकिन बाकी लोग तो मुझे छोड़कर चले ही जा रहे हैं ना, तो मैं अकेला कितना ही अपोज़ कर लूँगा और मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता। हम एक साथ रहकर अगर अपोज़ करते तो ये बच भी सकता था, लेकिन अब सब लोग पैसा लेकर यहाँ से जा रहे हैं और इस वक्त हम काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये सब बोलते हुए वो काफ़ी परेशान लग रहे थे और फिर बोलते हैं, अब तुम पार्ट टाइम जॉब वगैरह के लिए देख लो, और वैसे भी एक महीना ख़त्म होने ही वाला है। और ये कहकर वह उसे सोने का बोलकर उस डोम से बाहर जाने लगते हैं। वहीं आरएम तो अब हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह और कुछ नहीं बोलता और उन्हें जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर धीरे धीरे चलकर अपने बेड के पास वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो चल रहा था, उसके पैर अब पूरे भारी हो चुके थे और उससे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए जैसे ही वो 3-4 कदम चलता है, अचानक से उसका सर घूमता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, तो उसी वक्त वह बूढ़े अंकल अंदर आते हैं और बोलते हैं, ये लो कोल्ड की दवाई। तभी उनकी नज़र गिरे आरएम पर पड़ती है और वो भागकर उसके पास आते हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आरएम बेड पर लेटा हुआ था और उसे धीरे धीरे होश आ रहा था, लेकिन उसे कुछ दिख
नहीं रहा था। जब वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो एक अननोन प्लेस को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नज़र वहाँ साइड पर बैठी अपनी मॉम पर पड़ती है। जैसे ही वो अपनी मॉम को देखता है तो वो हल्के से बोलता है, मॉम। जैसे ही उसकी मॉम उसे देखती है तो वो जल्दी से उठकर आती है और बोलती है, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो ना? जिस पर आरम कहते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? जिस पर उसकी मॉम बताती है कि वो कंटेनर में बेहोश हो गया था और उसके बॉस ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। जो सुनकर आरम हंसने लगता है। उसकी मॉम बताती है कि उसे फ्लू हो चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एक सिंगल रूम में ही रहना होगा, यहीं तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये फ्लू बाकियों को भी फैल सकता है। और वो परेशान होकर बोलती है कि ये रूम कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे दे पाऊँगी। और ये कहकर वो परेशान होने लगती है। वहीं आरएम कहता है, मुझे पता है, इसलिए आप चिंता मत करो, सिर्फ आज के लिए, कल मैं खुद ही डिस्चार्ज हो जाऊँगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है, नहीं, तुम हमारे फैमिली के हेड हो, तुम फैमिली की केयर करते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें खुद की केयर करनी होगी। जो सुनकर आरएम एकदम चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल के बाहर का, जहाँ से जे-होप वहाँ एंटर करता है और वो आरएम से मिलने के लिए आया हुआ था। तभी वो आरएम के सामने बैठते हुए कहता है, आरएम, तुम्हारा तो सपना पूरा हो गया ना, तुम्हें अपना एक खुद का रूम चाहिए था, देखो तुम्हें मिल गया। तुम तो यहाँ इंजॉय कर रहे होगे ना, देखो यहाँ टीवी भी है, तुम जितना चाहे उसे यूज़ कर सकते हो, जितना चाहे पानी यूज़ कर सकते हो, तुम इन सब के लिए पे कर रहे हो और अपने बेड को भी खुद कंट्रोल कर सकते हो। जो देखकर आरएम हैरान था। वहीं जे-होप उसे जल्दी से माफ़ी मांगता है और बोलता है, आई एम सॉरी, जब भी मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में आता हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है और मैं ऐसा बिहेव करने लगता हूँ, आई एम रियली सॉरी। और ये कहते हुए वह उसे देखता है और बोलता है, तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से जा रहा था। उसी वक्त आरएम पीछे से उसे आवाज़ लगाता है, जो सुनकर जे-होप रुक जाता है और उसे कन्फ्यूज़न से देखने लगता है। तभी आरएम बोलता है कि वो वार्डरोब में मेरे कपड़े हैं उसकी पॉकेट में। उसने बस इतना ही बोला था कि जे-होप कहता है, अच्छा ठीक है, रुको मैं चेक करता हूँ, तुम बैठे रहो। और ये कहकर वो उस वार्डरोब को खोलकर उसके कपड़े देखता है और उसकी पॉकेट चेक करने लगता है। तो उसे एक पॉकेट में मेडिसिन का एक पाउच मिलता है, जो देखकर बोलता है, ओ मेडिसिन, रुको मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ, तुम्हें चाहिए होगी ना। लेकिन जैसे ही उसने इतना बोला कि आरएम कहता है, नहीं, ये दवाई तुम्हारी है। जैसे ही उसने इतना बोला कि जे-होप हैरान हो जाता है और बोलता है, मेरी मेडिसिन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी आरएम कहता है कि ये वही मेडिसिन है जो तुमने फेंकी थी। जो देखकर वो उस पैकेट को देखने लगता है तो वो उसे पहचान लेता है कि ये तो वही मेडिसिन है। और वो बोलता है कि क्या तुम सच में अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहे हो? जो सुनकर जे-होप अभी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं आरएम उससे क्वेश्चन करते जा रहा था। तभी जे-होप बोलता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं अपनी मेडिसिन को क्यों फेंकूँगा? जिस पर वो कहता है कि डोंगयॉन ने तुम्हें देखा था कि तुम अपनी दवाइयाँ फेंक रहे हो। जैसे ही उसने इतना बोला कि जे-होप एकदम शांत हो जाता है और कुछ देर सोचते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं किया तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे ना, क्योंकि तुमने पहले से ही मुझ पर शक कर लिया है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं अब अगर कुछ भी कहूँ तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। और ये कहते हुए वो उसे देख रहा था। वहीं आरएम भी उसे ही देख रहा था। तभी वो बोलता है कि तुम कन्विंस्ड क्यों नहीं हो जो भी मैं कह रहा हूँ? तभी वो बोलता है, अब मुझे समझ आया कि तुम मेरी बीमारी के बारे में इतना क्यों पूछ रहे थे। लेकिन मेरी बीमारी बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मैं बस खांसते रहूँ और दिन भर बेड में पड़े रहूँ। मैं बहुत अलग हूँ और मेरे साथ काफ़ी अलग चीज़ें हो रही हैं और तुम इसी वजह से इतना परेशान थे ना और इस बार-बार मुझसे पूछ रहे थे। लेकिन सच में इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। जिस पे आरएम कहता है, जे-होप, वो बात नहीं है। जिस पर वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम भी मेरी बात को समझो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम्हें सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। और मुझे पता है कि
मुझे तुम्हें कितनी चीज़ें बतानी चाहिए और कितनी नहीं। और ये कहकर वो बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं उसका ऐसा बिहेवियर देख के आरम हैरान रह जाता है और उसे बुलाता है, लेकिन जे-होप गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर आरम एक गहरी सांस लेता है और वो काफ़ी परेशान हो चुका था। इस जगह जंगकुक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने उसके स्टेप डैड काफ़ी खुश थे और बोलते हैं, हाँ, जंगकुक की वजह से मैं चेयरमैन किम को बीट कर पाया, वो सच में गोल्फ में काफ़ी अच्छा है। जंगकुक ने उनके बेटे को भी हरा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और इस वक्त उसके स्टेप डैड काफ़ी खुश थे। तभी उसकी मॉम भी कहती है, हाँ, जंगकुक तो अपने डैड के साथ इस बार तीसरी ही बार गया था ना। जिस पर जंगकुक कहता है, ये बस मैं थोड़ा लक्की था और कुछ नहीं है। वहीं उसका स्टेप ब्रदर ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं था और वो बोलता है कि तुम्हें अपने स्टडीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, गोल्फ पर नहीं। जिस पर उसकी मॉम कहती है, वो स्टडी भी आजकल हार्ड कर रहा है, उसके नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जो सुनकर वो बोलता है, हाँ, क्योंकि बच्चों का ब्रेन एकदम उनके पेरेंट्स पर जाता है। जो सुनकर उसकी मॉम एकदम चुप हो जाती है और वहाँ से राइस लाने का बोलकर चली जाती हैं। वहीं उनको वहाँ से जाता देख उसका स्टेप ब्रदर कुछ सोचते हुए जंगकुक को देखता है और फिर बोलता है, वैसे मैंने तुम्हें फिर से शुगा के साथ हैंग आउट करते हुए देखा था और तुम उसके साथ उस स्नीक आउट वाली जगह पर भी जा रहे थे ना। तुम और शुगा मैंने देखा था और फ़ोन पर भी बात कर रहे थे किसी चाबी के बारे में, और ये सब मैंने सुना भी था। वहीं उस वक्त उसके स्टेप डैड हैरानी से उसे देख रहे थे और उसका स्टेप ब्रदर बोलता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ, तुम उस मर्डरर के साथ कैसे हैंग आउट कर सकते हो। तभी उसकी मॉम पूछती है, क्या ये सच है। तभी जंगकुक हंसते हुए बोलता है, आर यू श्योर कि तुम सपना नहीं देख रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर उसका भाई कैफेटेरिया की बात लेकर आ गया था। तभी जंगकुक कहता है कि हाँ, तुमने कैफेटेरिया में मुझसे कैसे बिहेव किया था, अपनी प्लेट मुझे धोने के लिए दी थी, और वैसे भी वो हाई स्कूल के हैं, तो एक मिडिल स्कूलर के साथ कैसे हैंग आउट करेंगे, तुम ये भी तो सोचो ना। जैसे ही इसके स्टेप डैड ये सुनते तो बोलते, मिनगुक, तुम अपने भाई को स्कूल में ऐसे ट्रीट करते हो, तुमने अपनी खाई हुई प्लेट उसे धोने के लिए दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सच बताओ तुमने ये किया। जिस पर वो कहता है, डैड ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो गुस्सा करता है, जितना मैंने पूछा उतना बताओ, तुमने ये किया या नहीं। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने जंगकुक को उसी स्कूल में इस पर्पज़ से भेजा है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम उसकी एक अच्छे से ख्याल रखोगे, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। जिस पर वो कहता है, आंटी आप इन सबसे दूर रहिए। वहीं उसके डैड और मॉम जैसे ही आंटी सुनते हैं तो वो काफ़ी गुस्सा करते हैं। वहीं वो तो बोले जा रहा था कि वो अभी भी शुगा के साथ हैंग आउट करता है, मुझे इससे प्रॉब्लम है। तभी उसके डैड कहते हैं, आंटी तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, पूरे 3 साल हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंटी बोलने की। वो तुम्हारी अब मॉम बन चुकी है, अगर तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम इस घर में हो और हम सब एक ही मील शेयर कर रहे हैं, तो हम एक फैमिली है, और तुम उसके बड़े भाई हो, लेकिन तुम एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं तो तुम यहाँ से सीधा जा सकते हो। जो सुनकर मिनगू एकदम ही डर जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम कहती है, आप ऐसे उस पर गुस्सा मत करो, मैं मिनगू को समझ पा रही हूँ, वो अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसकी गलती नहीं है, ये सब सिर्फ हालात हैं। वहीं इस वक्त मिनगुक काफ़ी गुस्से में और सैड था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उसके डैड कहते हैं कि मेरे आंसर का जवाब दो, तुम्हें रहना है या नहीं। जिस पर वो कहता है हाँ, और उसके बाद वो कुछ सोचते हुए सीट से उठते हुए कहता है, मेरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसके डैड बोलते हैं, नीचे बैठो और खाना कंप्लीट करो। जो सुनकर मिनगुक डर जाता है और हाँ में जवाब देकर अपना खाना खाने लगता है। वहीं इस वक्त जंगकुक ये सब देख रहा था, वो काफ़ी खुश था, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। उसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनगुक अपने स्कूल बैग पैक कर रहा था। तभी उसकी स्टेप मॉम आती है उसके लिए मिल्क शेक लेकर और बोलती है, तुमने पहले खाना अच्छे से नहीं खाया, तुम इसे खा लो ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें भूख लगी होगी। लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी मॉम उसे इंसिस्ट करने लगती है। तभी मिनगुक पीछे मुड़ता है और वह ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे उसकी मॉम थोड़ा घबरा जाती है और मिनगुक भी एक पल के लिए शांत हो जाता है। लेकिन फिर वो इस चीज़ को इग्नोर कर कर रूम से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह कुछ सोचते हुए अपनी स्टेप मॉम की तरफ मुड़ता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, आप ये सब क्यों प्रिटेंड कर रही हैं, आखिर आप एक फैमिली की तरह बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं, जबकि ये सिर्फ बेकार सी चीज़ें हैं जिससे कुछ होने नहीं वाला
वाला, जिस पर उसकी मॉम कहती है ठीक है मिनगुक, तुम मुझे जैसे भी ट्रीट करो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम जंगकुक को ऐसे ट्रीट मत करो, वो तुम्हारा भाई है, प्लीज़ तुम उसका ख्याल रखना। जो सुनकर मिनगुक थोड़ा हंसता है और बोलता है कौन? वो मेरा भाई नहीं है, ना ही वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, तो मैं किस चीज़ के लिए उसे अपना भाई मानूँ, आप बताओ ना। और वैसे भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझे अपने बेटे की तरह बिल्कुल प्यार नहीं करती, और मैं ये काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और ना ही मुझे यहाँ देखना चाहती हैं। जो सुनकर उसकी मॉम एकदम चुप हो जाती हैं। वहीं ये सब बोलकर मिनगुक दरवाज़ा खोल देता है और बाहर जाने वाला था कि सामने पर ही जोंगकुक खड़ा था, लेकिन वह उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं जोंगकुक उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी मॉम रूम के अंदर थी और इस वक्त वो काफ़ी इमोशनल फील कर रही थी। उसके बाद वह नीचे गिरे हुए मेस को साफ करने के लिए झुकती हैं, जो देखकर जोंगकुक जल्दी से अंदर आकर अपनी मॉम की हेल्प करता है और उस गिरे हुए कांच को खुद उठाते हुए बोलता है कि अचानक से ही आप एक फैमिली बनने की ड्रामेबाजी क्यों कर रही हो, ऐसे करके आप चीज़ों को और ख़राब कर रही हो। और इतना बोलकर वो उस टूटे हुए ग्लास के पैच को लेकर वहाँ से बाहर चले जाता है। वहीं उसकी मॉम वहीं पर बैठे रह जाती हैं और इस वक्त वो काफ़ी सैड और इमोशनल लग रही थी। उसके बाद में स्कूल कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वी अपने बॉल के साथ खेलते हुए जा रहा था। तभी जिमिन पीछे से उसे आवाज़ लगाते हुए उसके ऊपर कूदने वाला था, लेकिन वी झुक जाता है और जिमिन आगे गिरते गिरते बचता है। तभी वो बोलता है ये क्या है, और ये कहते हुए वह वी के सामने आता है और बोलता है तुम्हें क्या हो गया था कल, तुम ऐसे क्यों चले गए थे। और ये कहते हुए वह उसका फॉरहेड टच करते हुए बोलता है क्या तुम बीमार हो, लेकिन वी उससे खुद से दूर करता है और बोलता है पहले तुम अपना ख्याल रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहने के बाद वह चुप हो जाता है। वहीं जिमिन बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ। जो सुनकर व्यू से कुछ बोलने वाला था और वो थोड़ा सा परेशान भी था, तभी जिमिन बोलना कंटिन्यू करता है क्या ये सब मेरी दोस्त की वजह से है, लेकिन वो सच में काफ़ी अच्छा लड़का है और अगर तुम उससे मिलोगे और बातें करोगे तो तुम्हें वो ज़्यादा पसंद आएगा। जिस पर भी कहता है चुप चुप करो, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। और ऐसे चिल्लाकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ऐसे बिहेवियर से जिमिन थोड़ा घबरा गया था। उसके बाद कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिन, जेहोब, जिन और जंगकुक बैठे हुए थे और वो सभी आरएम के बारे में बात कर रहे थे। तभी जेहोब कहता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसे एक प्राइवेट रूम में रखा गया है और उसका फ्लू हम सबको भी हो सकता है। जो सुनकर जिन कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम उसके डिस्चार्ज होने का वेट करेंगे। वहीं जंकुक बोलता है कि जेहोब तुम उससे मिलने गए थे, जिस पर वो कहता है हाँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और जेहोब से कहता है कि अब मैं तुमसे स्कूल में नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मैं ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। जो सुनकर जेहोब कहता है ट्रांसफ़र क्यों? तभी वो कहता है कि रीडेवलपमेंट हो रहा है और हम सभी लोग अब स्कूल भी चेंज कर रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा था, तो जेहोब कहता है ठीक है मेरे साथ टच में रहना। और ये कहते हुए वो सभी हैरान थे। तभी वो कहते हैं ये सब लोग यहाँ से जा क्यों रहे हैं, क्या रीडेवलपमेंट हो रहा है। और ये कहकर वो जिन को देखने लगता है। तभी जिन कहता है कि मुझे इस बारे में कोई श्योरली पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तभी जिमिन कहता है लेकिन तुम्हारे फादर तो मिनिस्टर है ना, वो तो इन सब के बारे में जानते हैं। जिस पर जिन थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है हाँ क्योंकि ये सब उनका बिजनेस है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वहीं अचानक से उसके चिल्लाने से वो सभी हैरानी से उसे देखने लगे थे। तभी जिन कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वो तीनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शुगा और जिन बैठे हुए थे। तभी जिन वो बॉक्स शुगा को पकड़ाता है और बोलता है आई एम सॉरी, ये मुझे पहले ही मिल गया था लेकिन मैंने तुम्हें नहीं दिया। जो सुनकर शुगा उसे देखने लगता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है और उस बॉक्स को खोल के देखता है तो सबसे पहले वहाँ पर एक छोटे बच्चे का सॉक्स रखा हुआ था। उसे देखकर वो उठाकर देखता है तो हैरान हो जाता है। तभी जिन बोलना कंटिन्यू करता है मेरे फादर और तुम्हारी मदर दोनों ही हमेशा से एक दूसरे को लाइक किया करते थे। ये कहकर वो कुछ पल के लिए शांत होता है। वहीं शुगा उन टेप्स को बड़े ध्यान से देखने लगता है और उसे
याद आता है कि पियानो के अंदर से उसे जो लेटर लिखा हुआ था उसमें लिखा था कि प्रिंसिपल से दूर रहना, वो बहुत ही बुरे इंसान हैं। और इस वक्त वो उसे याद कर रहा था कि हाइड आउट में उसे छिपाया हुआ था। वहीं जिन लास्ट वाले टेप को बाहर निकालता है और उसे खोलते हुए शुगा को दिखाते हुए बोलता है, उस दिन मैं हाइड आउट में इसी की वजह से गया हुआ था कि मुझे वहाँ कुछ मिले, लेकिन मुझे वहाँ कुछ मिला नहीं। और ये कहकर वह उस टेप को शुगा को पकड़ाता है और शुगा उस टेप को देखने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर जिन की सैड आवाज़ आती है और कहते हैं, मेरे फादर हमेशा से ही उनके दिल में तुम्हारी मॉम थी और मेरी मॉम की तो कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने फर्स्ट लव को ही प्यार करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस दुनिया में आ गया, शायद इसीलिए मैं अपने फादर के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और वो मुझे इतना पसंद नहीं करते। मेरे फादर ने कभी भी एक हस्बैंड की ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, क्योंकि उनके लिए ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट था और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की निशानी। उन्होंने मॉम को कभी एक हस्बैंड की तरह लव किया ही नहीं, उनका रिश्ता सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक रिलेशन था और उसी की निशानी हूँ मैं। ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने में काफ़ी हार्ड है, लेकिन रियलिटी यही है। और शायद मुझे इन्हीं चीज़ों के साथ रहना होगा, लेकिन सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे मॉम और डैड एक साथ कभी रहे ही नहीं। जब मैं छोटा था तब से ही नहीं, शायद मैं सिर्फ 5 साल तक ही उन्हें एक साथ देख पाया। और ये कहते हुए वो काफ़ी उदास हो गया था, तभी बोलता है, शायद उस हाइड आउट में कुछ तो ऐसा है जो कि इन चीज़ों को बचा सकता था, और वही देखने के लिए मैं वहीं गया था, लेकिन मुझे वहाँ कुछ मिला नहीं। जो सुनकर शुगा को सोचते हुए उसे देखता है और बोलता है, मुझे वो मिल गया। हाइड आउट में जो तुम ढूंढने के लिए गए थे वो मुझे मिल गया था, और वो भी पियानो के अंदर, ऐसी जगह पर जिस बारे में सिर्फ मुझे और मॉम को पता था। लेकिन शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि ये सब तो उनके स्कूल के टाइम से ही शुरू हो गया था। पहले मुझे लगा था कि वो मेरी और मॉम की सीक्रेट प्लेस है, लेकिन ये सब तो सच में बहुत पहले से शुरू हो गया था। और ये कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़े उन टेप्स को देखने लगता है, और यही सब सोचते हुए उससे जिन पूछता है कि आखिर ऐसा क्या था। जो सुनकर शुगा उसे देखता है और बोलता है कि उसमें एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था कि प्रिंसिपल से केयरफुल रहना, वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। जैसे ही उसने इतना बोला तो जिन उसे हैरानी से देखने लगता है। वहीं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी शुगा कहता है कि प्रिंसिपल एक बैड पर्सन है, इसीलिए मॉम ने उसमें लिखा था कि उनसे दूर रहे। और ये कहते हुए वह जिन को देख रहा था, तभी वो जिन से पूछता है, मुझे सच बताओ कि क्या प्रिंसिपल सच में ऐसे हैं। और जो तुमने अपने डैड से पूछा कि ये पुलिस केस वगैरह क्या था, जिस पर जिन अचानक से बोलता है, नहीं, प्रिंसिपल एक अच्छे पर्सन है, मेरे लिए तो वो अच्छे हैं, मुझे नहीं पता कि वो मेरे फादर के साथ कैसे थे। जो सुनकर शुगा एकदम चुप हो जाता है। वहीं जिन इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा था और बोलता है, मुझे नहीं पता कि मेरे फादर क्या क्या छिपा रहे हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शुगा अकेले बीच के किनारे बैठे हुआ था और वह उसी बॉक्स को बड़े ध्यान से देख रहा था, और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस और सैड लग रहा था। उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जेहोब कुछ लोगों की मदद कर रहा था, और वो लोग वहाँ पर गार्डनिंग वाले एरिया में कुछ बना रहे थे। वो सभी लोग एक दूसरे का वहाँ पर हेल्प कर रहे थे और चीज़ों को ठीक कर रहे थे। वहीं जेहोब जो कि उनकी हेल्प कर रहा था, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जो देखकर वो लोग उसे बार बार बुला रहे थे, लेकिन जेहोब अपने ख्यालों में ही था। तभी वो ज़ोर से उसका नाम लेते हैं तो वो होश में आता है और उनसे सॉरी बोलते हुए उन्हें वो ब्रिक्स पकड़ाता है। उसके बाद हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आरएम का वही डोम था जिसमें लिखा था वी मस्ट सर्वाइव। तभी वहाँ पर जी होप आता है और इस वक्त वह स्कूल ड्रेस में ही था, और वह कुछ सोचते हुए विंडो के सामने आता है और अंदर देखने लगता है, जहाँ पर आरएम बेड पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर जेहोब उसे बुलाता है और पूछता है, आरएम तुम ठीक हो ना। वहीं आरएम ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, वो धीरे से बेड से उठता है और उससे नीचे उतरते हुए जेहोब के साइड आने लगता है। वहीं उसको इस हालत में देखकर जेहोब बोलता है, तुम तो अभी भी ठीक नहीं हो, तुम्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें
रिकवर होने तक वहीं रहना चाहिए था, जिस पर आरएम कहता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। और ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए उठता है और बोलता है वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ ही दिनों की बात है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा और हॉस्पिटल से ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे लिए ये प्लेस है, मुझे ये प्लेस ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये कहते हुए वो उसी विंडो के नीचे बैठ जाता है जहाँ पर जेहोब खड़ा था। इस वक्त आरएम कंटेनर के अंदर और जेहोब बाहर पे खड़ा था। वहीं तभी जेहोब बोलता है कि मैं तुम्हें ये बातें बोल रहा हूँ जब तुम बीमार हो, ये चीज़ काफ़ी अजीब है, लेकिन मुझे यही टाइम सही लग रहा है जब मैं तुमसे इन बातों को कर सकूँ। और ये कहते हुए वो भी बाहर से नीचे पे बैठ जाता है उसी जगह पर जहाँ पर आरएम बैठा हुआ था। वहीं आरएम की तबीयत इस वक्त भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुन रहा था। तभी जेहोब कहता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे तुम्हें फेस करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वहीं आरएम को अभी भी कफ हो रहा था, जिससे जिहोप थोड़ा परेशान था। फिर वो बोलता है आई एम रियली सॉरी और वो आरएम से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है दोंगयोन बिल्कुल सही था, मैं अपनी मेडिसिन्स को फेंक रहा था, मैं उन्हें हमेशा ही दूर फेंक देता था। जो सुनकर आरएम कुछ नहीं बोल रहा था और शांति से उसे सुन रहा था। तभी जिहोप बोलना कंटिन्यू करता है मेरी बीमारी, मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, मैं इन चीज़ों को ठीक करना चाहता था, लेकिन जैसे-जैसे ये ठीक होने लगी तो मैं और ज़्यादा घबराने लगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि एक बार ये ठीक हो गई तो सब लोग मेरी केयर करना बंद कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट दिन ऑर्फनेज में आया था, ये सब उसी दिन से शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं ऑर्फनेज में आया तो मैं अपनी मॉम का जेहोप नहीं रहा था। उस दिन मैं सिर्फ़ एक जेहोप बनकर रह गया था, जो कि एक ऑर्फ़नेज में रहता था और ऑर्फ़नेज के लिए उसका सर्टिफ़िकेट बनता था। तब से मेरी केयर करना हर किसी ने बंद कर दिया और वहाँ काफ़ी सारे बच्चे थे और वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ खेला करते थे और टीवीज़ पर बस आइडल्स को देखा करते थे। मैं भी इन चीज़ों को देखा करता था और मैं देखा करता था कि कैसे उन सभी को इतनी अटेंशन मिल रही है, लेकिन मेरी तो कोई चिंता ही नहीं करता था। मैं हमेशा ही एक कोने में अकेला बैठे रहता था। इसीलिए एक दिन मैं ऑर्फ़नेज से भाग गया। उस टाइम पे सिर्फ़ मैं 5 साल का था और मैंने ऑर्फ़नेज से काफ़ी दूर आ गया था और मेरे को फ़ीवर भी था, जिस वजह से मेरा सर भी घूम रहा था और मुझे कुछ भी साफ-साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैं चल रहा था, उसी वक्त मैंने अपने सामने कुछ देखा और वहाँ पर एक लेडी थी जिन्होंने कि सेम वैसा ही क्लिप लगाया हुआ था जैसा मेरी मॉम लगाया करती थी, और उन्हें देखकर मैं उनके पीछे भागने लगा और मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उन्हें बुला रहा था, लेकिन मॉम तो रोड के पार चली गई, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें फ़ॉलो किया। मैंने उन्हें बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वो रुकी ही नहीं, ना ही वो पीछे मुड़ी, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं काफ़ी दूर तक उन्हें फ़ॉलो करता रहा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर कि मैं उनसे पीछे रह गया और वो फिर से खो गई, जिसे देखकर मैं वहाँ पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मेरी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मैं वहाँ पर बेहोश हुआ, मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जब मेरी आँखें खुली तो मेरे पास में कोई था जो कि मुझे बुला रहा था, और जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ पर मिसेस किम थी जो कि मेरा ख्याल रख रही थी। उस टाइम पे मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आई और मुझे पता चला कि मैं तो इस वक्त ऑर्फनेज में हूँ। वहीं मिसेस किम ने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा और मेरी मेडिसिन्स मुझे टाइम से दी। उस दिन मुझे पता चला कि बीमार रहने में कितना फ़ायदा है, हर किसी का अटेंशन तुम पर आ जाता है और हर कोई तुम्हें पसंद करता है, हर कोई तुम्हारी केयर करता है और हर बार तुम पर ही आइज़ रहती है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो ना। और यहीं से मुझे पता चला कि ये सब कैसा होता है जब लोगों की आंखें तुम पर होती हैं, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी कि लोग मेरे पे फोकस कर रहे हैं, मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। और यही सब बोलते हुए वो कहता है मुझे पता है कि ये सब अजीब है,
और मैं जानता हूँ कि ये सब लोग मुझ पर दया खाकर भी करते हैं और बहुत से लोग मेरे लिए केयर भी करते हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन हो मुझे ये पसंद है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये बीमारी धीरे धीरे दूर हो रही है तो मुझे डर लग गया, क्योंकि मैंने इस बीमारी को अपना वेपन बना लिया था, जो कि मैं दूसरों का अटेंशन पाने के लिए यूज़ करता था। मुझे दूसरों की अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे ये वेपन डिसअपियर होने लगा मुझे डर लगने लगा कि मेरी बीमारी ठीक होते ही हर कोई मेरा ख्याल रखना फिर से बंद कर देगा और फिर से मुझे नेग्लेक्ट करने लगेंगे और मेरा ध्यान नहीं रखेंगे। और इस चीज़ से मैं इतना डर गया कि मैंने अपनी मेडिसिन ही बाहर फेंक दी, जो सुनकर आर्यन हैरान था और उसे जेहोप के लिए बुरा लगने लगा था। वहीं जेहोप अपनी बातें कंटिन्यू करता है और इसी वजह से मैंने अपने हाथों को चोट भी दी और ख़ुद को चोट भी लगाने लगा, ताकि मैं हॉस्पिटल जाऊं और लोग मुझ पर ज़्यादा फोकस करें और मेरी ज़्यादा केयर करें। ये सब कहते हुए वो रोने लगा था और बोलता है, ये बहुत ज़्यादा पिटीफुल है, मैं जानता हूँ। ये आर्यन इस पर हाँ बोलता है, तभी जेहोप बाहर से बोलता है, अगर तुम अब इस चीज़ के लिए मुझसे नफ़रत भी करो तो मैं समझ सकता हूँ ये कैसा था। और ये कहकर वो रो रहा था। तभी आर्यन अंदर से कहता है, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ इस तरह की है। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इन सब चीज़ों से गुज़र रहे होगे, और ना ही मैं इन चीज़ों को इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्केरी है। और मैं तो इस बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन बातों को वही समझ सकता है जिस पर ये गुज़र रही है। उससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। और मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब किस लिए किया, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी एक 5 साल का जेहोब जो कि अभी तक सरवाइव कर रहा है अपनी वेपन की मदद से, वो कोई इजी काम नहीं है। चाहे हमें कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी हमारे साथ क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें सरवाइव तो फिर भी करना ही है ना, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक कॉकरोच की तरह सरवाइव कर सकते हैं, या तो एक किंग की तरह। और अब हम कॉकरोच हैं या किंग हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जीना दोनों ही उसमें है और हम टोटली जी कर रहेंगे, चाहे फिर कुछ ही क्यों ना हो जाए। और यही तुमने भी किया, बस तुमने अपना जीने के लिए एक वेपन बना लिया जो कि तुम्हें अटेंशन देता था। और हमारी लाइफ में होता ही क्या है, हमें हर एक चीज़ को सहना पड़ता है और अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। ये सारी बातें सुनकर बाहर जेहोब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था और बोला था हाँ, और बोलता है, आई एम रियली सॉरी, सच में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने क्या क्या नहीं बोल दिया। और ये कहते हुए वो रो रहा था और बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने अपना सारा पेन सहना पड़ता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। जिस पर आर्यन अंदर से हंसने लगता है और बाहर जेहोब भी बोलता है हाँ, और फिर बोलता है, बिना तुम्हारा चेहरा देखे ये सारी बातें करना सच में ऐसा है जैसे कि प्रिस्ट के सामने वो क्या कहते हैं उसको, जिस पे आर्यन कहता है कन्फेशन, और जेहोब कहता है हाँ वही कन्फेशन, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे सामने कन्फेशन कर रहा हूँ और ये सच में बहुत अच्छा है। और ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप कर रहा हूँ और माफ़ी मांग रहा हूँ। ये कहकर एपिसोड फिनिश।